साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे आयोजन कहानी का मैं पद्मश्री उषा किरण खान जी उपस्थित हैं हम सबके बीच में। एक लेखक का परिचय दरअसल बहुत पहले से शुरू हो जाता है। हम उनसे बाद में मिलते हैं, लेकिन उनके रचना कर्म से, उनकी किताबों से, उनके लिखे हुए और छपे हुए शब्दों से हम बहुत पहले से परिचित होते हैं। कुछ इसी तरह उषा किरण खान जी से भी हमारा रहा है। हम लंबे अरसे से, बल्कि कहें कि जब हमने लिखने पढ़ने का सोचा होगा, शायद उस ज़माने से हम एक चमचमाता हुआ नाम हमेशा पत्र पत्रिकाओं में देखते, पढ़ते, सुनते, गुनते रहे हैं। वो नाम है उषा किरण खान जी का। उनकी अपनी कहानियों के पात्र हों या उनके अपने अंचल का विवरण कुछ इस तरह से आता था कि मिथिला हमारे जगह से लंबी दूरी होते हुए भी हमें लगता था कि शायद उषा किरण जी मिथिला अंचल की बात नहीं कर रही, बल्कि मालवा के अंचल की बात कर रही हैं, क्योंकि उनका पात्र भी वही होता था जो हमारे मालवा का पात्र होता है। वही आम आदमी उनका पात्र है, उनका किरदार है, जो हमारे यहाँ भी लगभग 19-20 स्थिति में पाया जाता है। मिथिला अंचल को तो जिस तरह उन्होंने पेंट किया है, या कहें जिस तरह उनके रचनाओं में आता है मिथिला अंचल, तो हमें एक मित्रता जैसी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो जाना पहचाना परिवेश जैसा है। हमने मिथिला को कभी देखा नहीं, लेकिन लगता ज़रूर है कि मिथिला में ये होगा और इस तरह से बोला जाता है और इस तरह से ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये एक लेखक की बड़ी बात होती है और एक लेखक का बड़े सरोकार की बात है कि अपनी मिट्टी को वो इस तरह प्रसिद्ध कर देता है, इस तरह हमारे बीच ले आता है। फ़िलहाल ये हमारा सत्र है कहानी का। कहानी का सत्र हम शुरू करें उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा उषा किरण जी को। दरअसल कहानी का हम लोगों का एक समूह है, करीब 20, 25, 30 साथियों का, जो कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहानी क्या है, क्यों लिखी जाती है, क्या और क्यों इसकी आवश्यकता है, और ये कैसे लिखी जाए, और इसके लिखने के क्या भाषाई उपादान है, क्या चीज़ें हैं, क्या विचार है, और इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। इस पे हम लोग 2-3 दिन इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं, और हमारे साथ किसी अग्रज पीढ़ी के व्यक्ति को हम रखते हैं ताकि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान वो कर सकें उस तरह से। पिछले दिनों हम लगातार कहानी में जिए हैं। कहानी के विभिन्न आयामों पर हमने गंभीर चर्चा की है। ख़ासतौर पर उसी संदर्भ में हमारे जो साथी थे, जो लगातार हमारे साथ मांडव में रहे और उस पर चर्चा में शामिल हुए सक्रिय भागीदारी के साथ, तो ख़ास तौर पे आपका जो रचना कर्म है उसमें आपकी रचना प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। आपने इतना लिखा है, मैथिल में, हिंदी में आपने समान रूप से रचा है, साहित्य के हर आयाम को आपने छुआ है। ख़ास तौर पे चूँकि कहानी का संदर्भ है, इसलिए आपकी कहानी के पात्र आपकी कहानी में कैसे जगह बनाते हैं, क्या पात्रों को देख के कहानी आगे बढ़ती है या कहानी के अनुरूप पात्र आपके सामने प्रकट होते हैं। ख़ास तौर पे भामती जैसा पात्र अगर हम देखें तो वो कैसे आपकी कहानी में आया, और पात्र क्या यथार्थ जीवन के हैं या काल्पनिक है। बस ये उत्सुकता एक सहज विद्यार्थी होने के नाते। पहली बात यह है कि जिस समय मैंने सोचा कि मुझे भी कहानी लिखनी चाहिए, उससे पहले मैं अपने आप को पूर्ण समझती थी। जब रेणु जी को पढ़ रही थी, नागार्जुन को पढ़ रही थी, गद्य पद्य की बातें, नागार्जुन ने भी बहुत सारे खूबसूरत उपन्यास मैथिली और हिंदी में लिखे और रेणु जी ने लिखे। उसके अलावे लेखिकाओं में उषा प्रेमवदा को पढ़ रही थी, मनु भंडारी को पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भी शायद लिखना चाहिए। और क्यों लिखना चाहिए, तो देश आज़ाद होने के बाद जो आश्रम बनाया, जो आखिरी है, जो अब हम लोग का गांव है, वो कोशी के ऐसे क्षेत्र में बनाया
जो अभी भी दुरूह है। अभी भी अगर आप लोग, हो सकता है कि कोई ना कोई डाल देता है फेसबुक पर मेरी तस्वीर कि हम नाव पे जा रहे हैं कि बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, तो अभी भी नाव और बैलगाड़ी से वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे इंटीरियर में उन्होंने आश्रम बनाया गांधी जी के विचार से। और उसके बाद गांधी जी रहे नहीं, उसके कुछ दिन के बाद तो मेरे पिता भी दुर्घटना से चले गए। लेकिन वहाँ जो बनाया और वहाँ अपनी भी ज़मीनें खरीदी, तो वो उस गांव में पर्टिकुलरली और उस पूरे इलाके में ज़्यादातर मुसहर और पासवान ज़्यादा हैं। मुस्लिम भी हैं तो सिर्फ कुजरा, मतलब दलित ही हैं ज़्यादा। उन्हीं के बीच में गए थे बनाने। अभी भी हमारे गांव में वही है। तो उन लोगों की जीवन पद्धति, उनका रहन सहन हम देख रहे थे, उनकी मान्यताएं, उनकी बातचीत। और मैं तो वो छोटे से हॉस्टल में डाली हुई थी, स्कूल में थी। हॉस्टल से जब आती थी तो खेलने के लिए हमारी वही सब सहेलियाँ थी जो अभी भी हैं। कई जीवित हैं और अभी भी जाते हैं तो मिलती हैं। तो उस समय मुझे लगा कि ये भी, उसके पहले मैं कविता उता लिखती थी, ऐसे ही मस्ती वाली बात थी। लेकिन एमए कर चुकी, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया, तो बाबा ने एक दिन कहा कि तुम्हारा क्या है, अभी क्या करने का है इरादा? तो मैंने कहा कि अब पीएचडी करेंगे। हाँ वो तो करोगी, एमए की हो तो पीएचडी भी करोगी, वो सब करोगी। लेकिन जब लिखती थी तो लिखती काहे नहीं हो, ऐसा करके उन्होंने कहा। हमने कहा हाँ ये तो नहीं करते हैं, लेकिन अब हम कविता नहीं लिखेंगे। बोले तो कौन कर रहा है तुमको कविता लिखने को? जितना ढेला फेंको किसी कवि के ऊपर गिरेगा। बाबा ने कहा था, अच्छा है कि तुम गद्य लिखो, कहानी ही लिखो, उन्होंने कहा। तो उसमें उन्होंने हमको एक सीख दी कि तुम स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हो, तुम समाज सुधारक की बेटी हो। 77 की बात है, 30 साल में तुमने क्या देखा, क्या सुना, और क्या तुम्हारे पिता माता के सपने पूरे हुए, तो तुम इस विषय पर लिखो। हमारे वो सब तो हुआ ही है, लेकिन हम तो अपने इलाके पर लिखना चाहते। उन्होंने कहा हाँ इलाके पर तो लिखोगी ही, क्योंकि वो भी तो एक सपना ही था। वो सपना क्या पूरा हुआ? उन्होंने कहा। फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की, कहा कि हाँ लिखो लिखो, वही लिखो जो लिखना है तुम लिखो। तो हमने सोचा कि अपने इलाके की जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं या पुरुष है, वहाँ के स्त्री और पुरुष, उन मुसहर परिवार का या पासवान परिवार का, उनका दुख सुख अलग नहीं है। मैंने स्त्री विमर्श का अलग हो ही नहीं सकता, दोनों का विमर्श एक ही है। तो उनके जीवन में अगर अभाव है तो दोनों को है, काम करते हैं तो दोनों साथ करते हैं, खेत से आते हैं काट के कोई कुछ करके, तो यहाँ पर वो एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। एक दूसरे मतलब कुछ अंतर हमको देखने में कभी नहीं लगा। और हमको वो कहना भी नहीं था, कहना था उनके समान दुख सुख के विषय में, और कहना था हमको उनके जीवन के उल्लास के समय में के विषय में। बाहर के लोगों को ये लगेगा कि ये इनके पास पूरा कपड़ा नहीं है, इनके पास खाना कम है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भूखे नहीं रहते थे, कम है। लेकिन इनके जीवन में तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, उनके जीवन में उल्लास था, तो हम उस उल्लास को भी लोगों के सामने लाना चाहते थे। दरअसल कोसी का वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र के विषय में मिथिला के लोगों ने मैथिली में भी नहीं लिखा था, बाबा ने भी नहीं, रेणु ने भी नहीं। हम इन लोगों को कहा करते थे कि हम तो आपसे ज़्यादा विशेष स्थान के हैं ना, आप लोग तो सड़क के किनारे के गांव के हैं, हम तो ऐसे गांव के हैं जहाँ सड़क कोसों दूर है, और अभी भी है वही स्थिति।
तो ऐसे स्थान की स्त्रियां, बच्चे और लोग जो जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में जो तकलीफ़ें थीं लेकिन उल्लास भी था, वो उनकी संस्कृति क्या है। ये सबसे बड़ी बात तो यही मेरे मन को छूती है कि आप हमेशा एक चर्चा करते हैं, भारतीय संस्कृति ये है, भारतीय संस्कृति वो है। कौन सी भारतीय संस्कृति? 20% लोगों की संस्कृति या 80% उन लोगों की संस्कृति? जब मैंने मौसम का दर्द कहानी लिखी तो अभी भी लोग कहते हैं कि बहुत बोल्ड कहानी। बोल्ड का क्या मतलब है? उनका जीवन दर्शन वही है, तो वो संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं है। और वो 20% जो हवेलियों में रहती हैं महिलाएं, वही संस्कृति है, क्योंकि हम चर्चा उसी संस्कृति की करते हैं। हम ऐसी साड़ी पहने, उनके पास तो पूरी साड़ी ही नहीं है पहनने को, तो वो कौन सी संस्कृति आप कह रही हैं भारतीय से? तो इन बातों को कहने के लिए मैंने कलम उठाया था, यही मेरा कहना था। तब मेरी प्रक्रिया तो बड़ी पुरानी है, मैंने तो जन्म से ही वही देखा, सुना, सोचा। 1977 में मेरी उम्र कम नहीं थी, तब मैं 32 साल की हो गई थी। तब मैंने कलम उठाई है गद्य लिखने को और उनकी कहानियाँ लिखने को। तो लेकिन प्रक्रिया चल रही थी तब से, जब से मैं उनको देख समझ रही थी और सोच रही थी। प्रक्रिया लंबी है।